बाढ़ में गरीब परिवार का दुख। पिछले 2 दिन से गोपालगंज गांव में बरसात हो रही थी। पूरा गांव चिंता में था क्योंकि गांव में ज्यादातर गरीब किसान बसे हुए थे। उन्हीं में से गरीब सीताराम का परिवार भी था। बाबूजी, माँ जी, ये लीजिए, थोड़ी लाल चाय बनाई है, पी लीजिए। जमुना देवी बड़े दुख के साथ अपनी 7-8 महीने की गर्भवती बहू रेवा से कहती है, अरे बहू, क्यों लकड़ी काठी खर्च कर रही है? मौसम का हाल देख रही है ना, पिछले 2 दिनों से घटाएं कितनी बरस रही हैं। जाने क्यों इस बरसात को देखकर मेरा तो जी बैठा जा रहा है, कहीं ये बारिश गांव को तबाह ना कर दे। अरे शुभ शुभ बोलो भाग्यवान, भूलो मत खेत में धान की फसल लगा रखी है। देखो मनोहर क्या खबर लेकर आता है बाहर से। तभी सिर पर बोरी ओढ़े हुए मनोहर दौड़ा दौड़ा घर आता है। उसे देखते बहन किरण कहती है, क्या बात है भैया, आप हाँफ क्यों रही हैं? रेवा, किरण, जल्दी जल्दी सारा सामान बांध लो। अरे लेकिन हुआ क्या है मनोहर, पूरी बात तो बता। माँ, समाचार में दिखा रहे हैं कि गोपालगंज गांव में बहुत भारी बाढ़ आने वाली है। यमुना नदी का पानी हमारे गांव में छोड़ दिया गया है। ये सुनकर पूरा का पूरा गरीब परिवार बड़ी चिंता में आ जाता है और घर का मुखिया बूढ़ा सीताराम रोते हुए माथा पीट लेता है। हे भगवान, ये क्या दुख भेज दिया तूने हमारे गांव पर। क्या तुझसे हम गरीबों का जीना खाना भी देखा नहीं जा रहा? क्यों तू हर बार गरीबों के ही परिवार पर बिजली गिराता है? चाहे जो भी हो जाए, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये मेरे पुरखों का घर है। सीताराम घर की दीवारों को देख देख कर रोने लगता है। तभी सरकारी ऐलान जारी होता है, सुनो सुनो सुनो, गोपालगंज के गांव वालों के लिए एक जरूरी सूचना। यमुना नदी का जल स्तर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाने की वजह से बाढ़ का सारा पानी इस गांव की तरफ आ रहा है। जितना जल्दी हो सके अपनी अपनी जान बचाकर इस गांव से निकल जाओ। बाढ़ की खबर सुनकर पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है और गरीब परिवार का पड़ोसी हरिया दौड़ा दौड़ा आता है। अरे सीताराम काका, जमुना काकी, सुना आपने? अरे बाढ़ आने वाली है, जल्दी से जो धान गेहूं ओढ़ना बिछाना है सब ले लो और चल लो। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी सामान बांधो। बाबूजी चलिए, हम इस घर के लिए जान दांव पर नहीं लगा सकते। जान सलामत रहेगी तो घर फिर बन जाएगा। तभी बिजली चमकती देखकर रेवा की 6 साल की बेटी मुनिया डर से थर थर कांपने लगती है। किरण बुआ, मुझे डर लग रहा है। तभी तूफान में उनका घर भी डगमगाने लगता है, जिससे परिवार के दिल की धड़कन और तेज बढ़ जाती है। दादी दादाजी देखिए, हमारा घर तो हिल रहा है। क्या हम सारे के सारे इसमें मर जाएंगे? मेरा आने वाला छोटा बाबू भी मर जाएगा। ये सुनते ही रेखा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नहीं बिटिया, हम में से कोई नहीं मरेगा, ठीक है? हिम्मत करते हुए पूरा परिवार सामान बांधने लगता है। इतनी देर में बाढ़ का पानी तीव्रता से गोपालगंज गांव के अंदर घुस आता है और उनके घरों में भर जाता है। किसानों की खेती बाड़ी बाढ़ में डूब जाती है। कई परिवारों के घर उजड़ जाते हैं और बहुत संख्या में परिवार मारे जाते हैं और गरीब परिवार भी बाढ़ की चपेटों में आ जाते हैं। सब कोई एक एक करके घर से बाहर निकलिए। माँ, बाबूजी, किरण, चलो निकलो जल्दी। भैया, भाभी तो अंदर ही छूट गई। किरण, तुम मुनिया को लेकर निकलो। सब सावधानी बरतते हुए जैसे तैसे बाहर निकलते हैं। तभी एक दीवार धंस जाती है और रेवा पर आ गिरती है। उसी वक्त उसे पीड़ा शुरू हो जाती है। माँ, मेरा बच्चा, बचाओ। मनोहर पूरी ताकत लगाकर दीवार हटाने लगता है। तू डर मत रेवा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बाढ़ के चलते तेजी से दीवारों में दरारें आने लगती हैं। दोनों जैसे बाहर निकलते हैं, घर गिर जाता है और लोग जल्दी जल्दी अपनी जान बचाने के लिए नावों में सवार हो जाते हैं। लेकिन उस गरीब परिवार के पास कोई यातायात का साधन नहीं था। रेवा, तू ठीक तो है? अजी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कुछ करो, मैं चल नहीं पाऊंगी। मनोहर अपनी पड़ोसी की नाव को जाता देखकर उससे मदद के लिए गुहार लगाता है। हरिया भाई, मेरी पत्नी बड़ी पीड़ा में है, तुम्हें तो पता है वो पेट से है, उसे अपनी नाव में बिठा लो। अरे ठीक है मनोहर भाई, तुम लाओ भाभी को। लेकिन तभी हरिया की पत्नी सुभद्रा उसे मना कर देती है। अरे बौरा गए हो क्या? देख नहीं रहे हमारे नाव में पहले से ही सामान भरा पड़ा है। चलो नाव खींचो। हमको माफ करो मनोहर भैया, हम तो खुद अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। आपकी पत्नी को कहाँ कहाँ ढोते फिरेंगे। ये बोलकर वो नाव से निकल जाते हैं। लेकिन गरीब परिवार उस बाढ़ के पानी में बुरी तरह फंस जाता है। तभी हिम्मत हारता हुआ ससुर कहता है, अरे हम सब का अंत आ गया है, हम में से कोई नहीं बचेगा।
बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। मुनिया बेटी तू मेरे कंधे पर आ जा। मनोहर बेटी को कंधे पर उठा लेता है। सब हाथ पकड़कर आगे कदम बढ़ाते हैं। बाढ़ का पानी इतने हद तक था कि बार बार लहरें उफन रही थी। बाढ़ में डूबी पथरीली जमीन में सबके पांव छन्नी हो जाते हैं। तभी बाढ़ की जोरदार लहरों में एक घना पेड़ गिर जाता है, जिससे बूढ़े सास ससुर का हाथ छूट जाने से वो परिवार से बिछड़ जाते हैं। किरण बिलख बिलख कर रोती है। माँ, माँ, बाबा, हे राम जी रक्षा करो। भैया, माँ बापू हमसे छूट गए। किरण आगे चलना होगा, बाढ़ का पानी और ज्यादा भर रहा है। दिल पर पत्थर रखकर सब पानी में तैरते हुए लगभग 1-1.5 दिनों के बाद काफी आगे आते हैं। जहां सूखी जमीन नजर आती है सब वहीं बैठ जाते हैं। जहां खाने पीने का बड़ा बाजार लगा हुआ था। कहीं गर्मा गर्म पकौड़े बिक रहे थे तो कहीं भुट्टे सिके जा रहे थे और ठेलों पर गरम गरम दाल चावल बिकता देखकर भूख से मचलती हुई मुनिया ने कहा, पिताजी पिताजी, मुझको जोर की भूख लगी है, खाना चाहिए। ठीक है बिटिया, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। मनोहर दाल चावल बिकता देखकर ठेले वाले के पास आता है। आओ आओ भाई, गर्मा गर्म दाल चावल पापड़ खाओ। भैया एक थाली खाना दे दो। ये लो भाई, 50 रुपए हो गए। ये सुनते ही लाचारी के भाव से मनोहर ने डबडबाती आंखों से कहा, भाई मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। मेरा गांव बाढ़ में डूब गया, परिवार वाले भूखे हैं, ये खाना दे दो। अरे फ्री का आ रहा है क्या, जो ऐसे दे दे, चल भाग यहाँ से। ठेले वाला किसी निर्दय की तरह उसके आगे से निवाला छीन लेता है और दुत्कार कर उसे भगा देता है। तब रोते बिलखते हुए मुनिया कहती है, पिताजी मुझको भूख नहीं लगी है, मुझे खाना नहीं चाहिए। तभी रेवा ने रोड के अगल बगल घास उगी देखी, जो कि एकदम हरी भरी मुलायम खाने लायक थी। और फिर पेट की आग बुझाने के लिए एक गरीब क्या से क्या नहीं कर गुजरता है। लगता है इस रोड में सब्जी वाले रेड़ी लगाते हैं, तभी किनारे किनारों पर ये पालक सरसों उगा हुआ है। रेवा आंचल में सारे घास इकट्ठा करके तोड़ लाई। किरण इधर उधर से ईंट और जलने का ईंधन ले आई और दोनों नंद भाभी ने घास की रोटी बनाई और आंसुओं के साथ खाया। रोड पर से आते जाते गुजरने वाले लोग उन्हें हीन भावना से देख रहे थे। माँ, ये घास की रोटी तो बहुत स्वादिष्ट है, एकदम आटे की रोटी जितनी मुलायम है। सुनो, आज का वक्त तो कैसे भी कट गया, लेकिन हम सड़क पर कब तक वक्त गुजारेंगे? ठिकाना तो बनाना होगा। मानसून का मौसम है। आज किसी तरह सो जाते हैं, कल देखता हूँ कोई काम धंधा। उस रात सब फुटपाथ में बिना छत के सो जाते हैं, लेकिन आधी रात में जोरों की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। पिताजी बारिश आ रही है। छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, चलो सब उठो। पूरा परिवार उस जगह से उठकर बरसात में भटकने लगता है और एक पेड़ की आड़ में बैठ जाते हैं। देखते देखते सुबह निकल आती है। मनोहर देखता है कि दूर सड़क बनने का काम चल रहा है। लगता है वहां सड़क बनने का काम चल रहा है, बस काम मिल जाए वरना बड़ी कठिनाई हो जाएगी। मनोहर उम्मीद लेकर वहां काम मांगने आता है। साहब, मुझे भी कोई काम मिलेगा क्या? बाढ़ के चलते मेरा घर उजड़ गया है, परिवार को लेकर रोड पर रह रहा हूं। मनोहर के दुखों को सुनकर सेठ दुख से बोलता है, हाँ हाँ बेटा, ये सब मजदूर भी उस बाढ़ आपदा के सताए हुए हैं, तुम काम कर सकते हो। बहुत बहुत मेहरबानी साहब जी। मनोहर कंधे पर ईंट उठाकर ढोने लगता है। तभी उसके माता पिता भी वहीं दूसरी तरफ ईंट बिछा रहे थे। जैसे वो उन्हें देखता है, उनकी आंखों में आंसू फूट पड़ते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों ठीक हैं? अरे भगवान, भगवान का शुक्र है आप जिंदा हैं, वरना मुझे तो लगा था कि बाढ़ में मैंने अपने माता पिता को खो दिया। अरे दोनों बूढ़े माँ बाप भी बेटे को देखकर रो पड़े। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। जमुना ने बेटे को कलेजे से लगा लिया। मनोहर मेरा लाल, तुझे देखकर इस गरीब माँ का कलेजा फूल गया। बहू, किरण और मुनिया कहाँ हैं? सब सही सलामत बच गए हैं माँ। चलो माँ, भगवान ने घर तो छीन लिया, लेकिन मेरे परिवार को बचा लिया। घर तो मैं बना लूंगा। तीनों मिलकर अपने हिस्से की मजदूरी पूरी करते हैं और शाम को मनोहर अपने माता पिता को लेकर आता है, जहां दोनों नंद भाभी रोड पर ही रोटी बना रही थी। किरण, किरण देख, बहन मैं किसे लाया हूँ। अपने माता पिता को आंखों के सामने देखकर किरण फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, पिताजी आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? हाँ बेटिया, अभी तेरा कन्यादान भी तो करना है हमको, लेकिन पहले घर बनाना है। सब संग मिलकर घर बनाएंगे बाबा।
अंत में पूरा परिवार संग में मिलकर अपने लिए बसेरा बनाते हैं और मेहनत से 2 रोटी कमाकर खाते हैं। लेकिन बाढ़ में छीन लिए गए अपने गांव घर के दुख से उभरने में उस परिवार को एक बड़ा वक्त लग जाता है। हर साल ही बाढ़ में लाखों परिवार का घर उजड़ जाता है, लेकिन फिर भी हर हाल में जिंदगी जीनी पड़ती है। अरे इस बार की गर्मी ने तो सारी हदें पार कर दी। बाप रे बाप, कितनी गर्मी पड़ रही है। अरे भाई साहब, जरा 1 प्लेट राजमा चावल लगा देना, और हाँ, साथ में लस्सी भी दे देना। ये लीजिए आपके राजमा चावल और ठंडी ठंडी लस्सी। अरे ये कैसे राजमा चावल है भाई, खाने में बड़े अजीब से लग रहे हैं, और लस्सी भी खट्टी खट्टी लग रही है। रात के राजमा चावल दिए हैं क्या मुझे? अरे नहीं भाई साहब, थोड़ी देर पहले ही तो मेरी पत्नी ने राजमा चावल बनाए हैं, और लस्सी भी मैंने बस अभी थोड़ी देर पहले ही अपने हाथों से तैयार करी थी। अरे अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद ही खाकर देख लीजिए। कस्टमर के कहने पर ढाबे का मालिक शिवम जैसे ही राजमा चावल खाता है तो उसे फौरन थूक देता है। अरे ये तो सच में खराब हो गए। लेकिन कैसे? इसका मतलब जो खाना बना था वो भी सारा खराब हो गया। हे भगवान, आज तो मेरा कितना नुकसान हो गया। इतने सारे खाने की बर्बादी को देखकर शिवम काफी उदास हो जाता है और दिन में ही ढाबा बंद करके अपने घर आ जाता है। आप आ गए, वो भी इतनी जल्दी। और ये क्या, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? अपनी पत्नी सपना के पूछने पर शिवम उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर 2 दिन पहले भी ऐसे ही सारा खाना खराब हो गया था, और आज भी ये सब गर्मी की वजह से हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? अगर ऐसे ही खाने की बर्बादी होती रही तो? आप परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ। उस रात सपना पूरी रात गर्मी में खाने को खराब होने से बचाने के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन होते ही सपना एक कुम्हार की दुकान पर जाकर वहां से ढेर सारे मटके लेकर आती है और ढाबे पर जाकर खाना बनाकर सारा खाना उस मटके के अंदर रखकर उस मटके को एक पानी से भरी बाल्टी में रख देती है, जिसकी ठंडक की वजह से अब ढाबे का सारा खाना खराब नहीं होता। अब गर्मी में बिल्कुल भी खाना खराब नहीं होगा। सपना अपनी जुगाड़ से गर्मी में खाना तो खराब होने से बचा लेती है, लेकिन दिन पर दिन बढ़ रही गर्मी के चलते अब धीरे धीरे लोग शिवम के ढाबे पर आना बंद कर देते हैं। ये क्या जी, सुबह से शाम होने को आ गई है, लेकिन आज तो ढाबे पर एक भी कस्टमर नहीं आया। क्या बताऊं सपना, अब तो हर रोज यही हाल है। अगर ऐसे ही रहा तो न जाने ये ढाबा कैसे चलेगा। कहीं इस ढाबे को बंद करके हमें कोई नया काम शुरू न करना पड़ जाए। ऐसा मत बोलिए, आप तो जानते ही हैं कि ढाबा हमने कितनी मुश्किलों से शुरू किया था। अब इसे बंद कर हम क्या ही नया काम शुरू करेंगे। हे भगवान, अपना कोई चमत्कार दिखाओ और इस ढाबे को बिल्कुल पहले की तरह बना दो। सपना शिवम हर रोज ढाबे पर कस्टमर के आने का वेट करते हैं, लेकिन गर्मी के चलते कस्टमर उनके ढाबे पर बिल्कुल ना के बराबर ही आते हैं। ये लीजिए आपके कड़ी चावल और आपका पालक पनीर। अरे भाई, इतनी गर्मी में तो सब ये खाने का मन ही नहीं कर रहा है। कैसा ढाबा है आपका, एक पंखा तक नहीं है। अरे सीधा धूप हमारे चेहरे पर लग रही है। आप एक काम करिए, हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, हम इतनी गर्मी में नहीं खा सकते। सारे कस्टमर ऑर्डर किया हुआ सारा खाना छोड़कर गर्मी के चलते वहां से चले जाते हैं। इतनी गर्मी में कस्टमर को ऐसे परेशान होता देख सपना एक बार फिर अपने जुगाड़ से गर्मी को दूर करने का ठान लेती है। अरे सपना, तुम ये इतने सारे बोरे को लेकर क्यों आई हो? और ये घर का पंखा ढाबे पर क्या कर रहा है? हम लोग तो गर्मी में जैसे तैसे करके सो जाएंगे, लेकिन खाना खा रहे लोगों को गर्मी से परेशान होता देख मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं अब घर का पंखा ढाबे पर ले आई, और इन बोरों से तो मैं अपने ढाबे को ठंडा करूंगी। लेकिन कैसे? सपना उन सारे बोरों को गीला करके ढाबे की छत पर रख देती है, जिससे अब ढाबे के अंदर हल्की हल्की ठंडक पैदा होने लगती है। अरे वाह सपना, ऐसा लग रहा है कि जैसे ढाबे के अंदर कूलर लगा दिया हो। अब आप देखना कि कैसे हमारे ढाबे पर कस्टमर आएंगे। ढाबे में थोड़ी बहुत ठंडक की वजह से कुछ कस्टमर सपना और शिवम के ढाबे पर आते हैं, लेकिन दिन पर दिन बढ़ रही गर्मी की वजह से अब वो कस्टमर भी आना बंद कर देते हैं। अरे इतने सारे जुगाड़ कर गर्मी को कम करने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी जुगाड़ 3-4 दिन से नहीं ज्यादा चला। कहीं सच में ही हमें अपना ढाबा बंद ना करना पड़ जाए। दिन पर दिन हो रहे ढाबे के नुकसान से शिवम और सपना काफी ज्यादा परेशान रहने लगे थे, जिसके चलते अब तो वो ढाबा खोलना भी बंद कर देते हैं। क्या हुआ जी, ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो आप? ढाबा तो बंद हो गया, लेकिन पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। आसपास मजदूरी का काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। शिवम अब घर चलाने के लिए मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ये क्या,
खाना बनाने के लिए तो सारा पानी खत्म हो गया, अब जाकर नदी से लाना पड़ेगा। सपना मटका उठाकर अपने गांव में बनी नदी किनारे पानी भरने के लिए जाती है। तभी अचानक सपना देखती है कि नदी का आधा पानी लाल हो गया है। हे भगवान, ये नदी का पानी लाल कैसे हो गया, मानो इसमें किसी ने खून मिला दिया हो। सपना जैसे ही नदी की ओर पास जाती है तो उसकी नजर एक सांप पर पड़ती है जो आधा जमीन और आधा पानी में था। उस सांप की निचले हिस्से से काफी खून निकल रहा होता है। हे भगवान, ये सांप तो काफी घायल है, लेकिन मैं इसकी मदद करूं भी तो कैसे? कहीं इसने मुझे काट लिया तो? पर मैं ऐसे इसे नहीं छोड़ सकती हूँ। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करना। सपना भोलेनाथ का नाम लेकर उस सांप के पास जाती है और पास की झाड़ियों से कुछ पत्ते तोड़ उसका मलहम उस सांप के जख्म पर लगा देती है और अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर उस मरहम पर बांध देती है। भोलेनाथ की कृपा से अब तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये आवाज कहाँ से आई? कोई है क्या यहाँ आसपास? सामने आओ मेरे। मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ, देखो। ये अनजानी आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उस सांप की ही थी। सांप को इस तरह इंसानों की तरह बोलता देख सपना काफी डर जाती है और फौरन ही उस सांप से दूर हो जाती है। अरे घबराओ मत, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं। कौन हो तुम और हम इंसानों की तरह क्यों बोल रहे हो? मैं एक जादुई सांप हूँ, मेरा नाम बिट्टू है। एक बाघ ने मुझ पर हमला कर दिया था, इसलिए मैं काफी घायल हो गया था। तुमने मेरी मदद करी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उस सांप की बात को सुनकर सपना सोच में पड़ जाती है कि तभी अचानक सपना को अपना ढाबा याद आता है और सपना उस सांप को अपने ढाबे की सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात, मैं अभी तुम्हारी इस समस्या को हल कर देता हूँ। इतना कहकर वो सांप सपना के पास जाता है और उसके हाथ पैर में काट लेता है। तुमने तो मुझे काट लिया। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। घबराओ मत, मैंने तुम्हें काटा जरूर है, लेकिन मेरा जहर तुम्हारे शरीर में नहीं आया, बल्कि मेरा जादू तुम्हारे पास आ गया है। अब तुम जब भी अपने हाथों से किसी भी चीज को छूकर जो भी उससे बनाना चाहोगी वो बन जाएगा। इतना कहकर वो सांप अचानक गायब हो जाता है, जिसके बाद सपना घर आकर सारी बात अपने पति शिवम को बताती है। लेकिन हम तुम्हारे जादू से क्या करेंगे? ये हमारे किस काम आ सकता है? अपने जादू का इस्तेमाल कैसे करें, सपना इस बारे में सोच रही होती है। तभी अचानक सपना की नजर चूल्हे के पास रखे एक बर्तन में जाती है जिसमें पानी को ठंडा करने के लिए ढेर सारी बर्फ होती है, जिसे देखकर मिल गया मुझे आइडिया। सपना शिवम के साथ जल्दी से अपने ढाबे के पास जाती है और ढाबे की दीवार पर हाथ रखकर कहती है, हे मेरे जादू, जल्दी से मेरे इस पूरे ढाबे को बर्फ के ढाबे में बदल दो। सपना कितना बोलते ही उसके हाथ से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वो पूरा का पूरा ढाबा बर्फ का बन जाता है। सपना, हमारा ढाबा तो सच में बर्फ का बन गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। शिवम सपना दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद अब दोनों पति पत्नी मिलकर पूरे गांव में अपने बर्फ के ढाबे की बात फैला देते हैं, जिसे सुनकर गांव वाले जैसे ही उनके ढाबे पर आते हैं तो बर्फ का ढाबा देखकर चौंक जाते हैं। अरे भाई शिवम, सपना, ये तुम लोगों ने बर्फ का ढाबा कैसे बना लिया? हम तो इसके बारे में सोच तक नहीं सकते हैं। क्या ये गर्मी से बर्फ पिघल नहीं रही है? नहीं भाई साहब, ये हमारी जुगाड़ से बना हुआ बर्फ का ढाबा है। अब आप लोगों को गर्मी से परेशान होकर खाना खाने की जरूरत नहीं है। अब आप सभी लोग मस्त बर्फ की ठंडक में बैठकर खाना खाइए। बर्फ के ढाबे की ठंडक की वजह से अब धीरे धीरे लोग सपना और शिवम के ढाबे पर आना शुरू कर देते हैं। भाई आप लोगों को ये बर्फ का ढाबा पहले ही बना लेना चाहिए था। बेफालतू में हम लोग बड़े बड़े होटल में जाकर एसी की ठंडी हवा पानी के लिए पैसे बर्बाद कर रहे थे। अरे भाई, बर्फ के ढाबे में बैठकर तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि मैं बर्फीली पहाड़ियों में बैठकर खाना खा रहा हूँ। हर कोई चिलचिलाती गर्मी में राहत पाने के लिए सपना और शिवम के बर्फ के ढाबे पर आना शुरू कर देते हैं, जिससे अब दिन पर दिन उनकी आमदनी बढ़ती रहती है और इसी के साथ कुछ ही समय में उनका बर्फ का ढाबा हर जगह फेमस हो जाता है। सपना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं शायद अभी कहीं इस गर्मी में मजदूरी ही कर रहा होता। तुम्हारे बर्फ के ढाबे के जुगाड़ ने तो सच में कमाल कर दिया। अपनी मेहनत और जुगाड़ के चलते सपना और शिवम कुछ ही महीनों में इतने पैसे कमा लेते हैं कि अब वो गांव और आसपास के शहरों में भी अपने कई सारे रेस्टोरेंट खोलते हैं और आज भी दोनों पति पत्नी मिलकर अपने बर्फ का ढाबा मिलकर चलाते हैं। गर्मी में गरीब बेटी की जादुई खास की एसी।
कितनी गर्मी लग रही है। ऊपर से ये टेबल पंखा भी मरमर कर चल रहा है। एसी लगी होती तो मस्त नींद आती। तभी पंखा चलते चलते जोरदार आवाज करके बंद हो जाता है, जिसकी आवाज से गरीब सत्यकाम का परिवार जाग जाता है। अजी ये इतनी तेज आवाज कैसी थी? क्या मालूम चंदा, पर ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया। तभी भारती टेबल पंखे को देखती है। पिताजी वो देखो, टेबल पंखा टूट गया। पंखा टूटा देखकर पूरा परिवार दुख जताने लगता है। हे भगवान, ये क्या, एक और परेशानी बढ़ा दी तूने हम गरीबों पर। ये टेबल पंखा ही तो इस गर्मी में हमारा इकलौता सहारा था। अब तो इस गर्मी में हम बेहाल हो जाएंगे। कितना कहता था मैं कि दिन में पंखा बंद रखा करो, सारा दिन तो चलता रहता था। अब दिन रात चलेगा, कोई भी चीज तो खराब तो होगी ही ना। एक एक पाई जोड़ कर लिया था ये पंखा, अब कहां से लाऊंगा तुम्हारे नए पंखे का दाम। इसीलिए तो कहती हूँ पिताजी कि घर में एक एसी लगवा दो, गर्मी भी नहीं लगेगी और नींद भी अच्छी आएगी। ये सुनकर गरीबी से झुंझलाया सत्यकाम अपनी दूसरी बेटी भारती को डांट लगाते हुए बोला। अरे चुप कर तू भारती, तेरा बाप कोई सर्विस वाला थोड़े है जो लाख रुपए महीना कमाता है। जब देखो एसी 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 कहते रहती है। ये एसी सोफा सब अमीरों के घरों में होता है, हम गरीबों की औकात में नहीं है खरीदना। अजी अब जाने भी तो बच्ची है। अब ही चलो सब सो जाओ। आस पड़ोस वाले भी इतनी रात में हम गरीबों के घर में से हल्ला गुल्ला होता सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे तैसे सब गर्मी में सो जाते हैं, लेकिन अपने गरीब माँ बाप बहन को गर्मी से बेहाल देखकर वो गरीब बेटी रात भर खुद सो भी नहीं पाई। अरे सुबह हो गई, जल्दी से साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर बाबा के लिए चाय भी बनानी है। घर में झाड़ू लगाकर जब वो घर के बाहर आकर देखती है तो आम के पेड़ से पूरे आंगन में पत्ते ही पत्ते बिखरे थे और पेड़ पर फल लगने को थे, जिसे देखकर वो खुश हो गई। अरे वाह, आम के पेड़ पर तो बेर लगने लगे हैं। अच्छा है, थोड़े दिन में आम पक जाएंगे। पिताजी को तो आम के साथ रोटी खाना कितना पसंद है। अगर उन्हें रोज अपनी मनपसंद की सब्जी या फिर मीठे आम मिल जाए तो वो पेट भरकर रोटी खाते हैं। लेकिन इस गरीबी में नमक रोटी और चटनी रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा है। इस घर की बड़ी बेटी होते हुए भी मैं अपने गरीब माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे प्यारे आम के पेड़, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। खास करके भारती की ख्वाहिश है कि हम अपने घर में एसी लगवाएं। सबसे पहले मैं अपनी कमाई से अपने घर में एसी लगवाऊंगी। गीतू रोज ही अपने आंगन में लगे उस आम के पेड़ से अपना सुख दुख बांटती थी। वो पेड़ जैसे उसके परिवार का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि गीतू ने 5 साल की उम्र में आम की गुठली बोई थी और हर दिन उसमें खाद पानी डालती, जिससे आज पेड़ इतना विशाल और फलदार था। पेड़ के नीचे हर कुछ दिनों में घास उगाती, जिसे गीतू जुगाड़ लगाकर कभी घास की चटाई तो कभी कालीन बुना करती थी। गीतू, मैं और तेरे पिताजी जमींदार के खेत पर जा रहे हैं काम करने। माँ, आप और पिताजी अपनी खेती खुद क्यों नहीं उगाते? वो जमींदार तो यही चाहता है कि हम गरीब लोग सारी जिंदगी उसकी गुलामी करें। तभी तो धूप में वो आपसे गधों की तरह काम करवाता है और सिर्फ 100 रुपए ही देता है पूरे दिन के। पिताजी, आप ही तो कहते हैं ना कि हम गरीब किसान मिट्टी से सोना उगाते हैं। हाँ बेटिया, लेकिन एक गरीब के लिए 2 रोटी कमाना रोज की कठिन चुनौती होती है, जिसे पार करना पड़ता है। सत्यकाम और चंदा चिलचिलाती कड़ी धूप और गर्मी में खेत पर आते हैं, जहां जमींदार ठाठ से कुर्सी पर बैठा था और नौकर छतरी लिए खड़ा था। ओहो, बाप रे बाप, कितनी गर्मी है, आग बरस रही है। इतनी गर्मी में तो एसी की ठंडी हवा छोड़ने का मन ही नहीं करता। राम राम मालिक। अरे भाड़ में गया तेरा राम राम, यहाँ गर्मी से मेरा कचूमर निकला जा रहा है। कहाँ मर रहा था? हाँ, अब तक कहाँ मर रहा था? चलो दोनों मियाँ बीबी खेत जोतने में लग जाओ, उठाओ हल। जी मालिक। बेचारे दोनों कड़ी धूप में उतनी बड़ी जमीन में हल जोतते हैं, उनके माथे से टप टप पसीना बहता जाता है। अजी शाम हो गई, आज तो मालिक दिहाड़ी देने के डर से आए ही नहीं। उनकी हवेली चलकर मांग लेते हैं। पंखा ठीक भी तो कराना है, वरना गर्मी में गुजारा नहीं होगा। दोनों जमींदार के घर आते हैं, जहां जमींदार पांव पसारे एसी की चिल्ड ठंडी ठंडी हवा खा रहा था। ओहो, क्या मजा आ रहा है। हा, एसी में भैया मजा बहुत है। अरे सत्यकाम, तू यहाँ? जी मालिक। पैसे दे दीजिए। ये पकड़ 200 और चल दफा हो जा। इसी तरह दिन गुजरते हैं। दोनों मियाँ बीवी जो भी कमा कर लाते अपनी गरीब बेटी के हाथों में रख देते, जिससे बहुत ही समझदारी से गीतू घर चलाती और उसमें से कुछ बचा भी लेती। 100, 200, 300, 350, 400, 410, 420, 30, कुल मिलाकर मेरे पास अभी तक ये 700-800 रुपए ही इकट्ठे हुए हैं। इतने में एसी कहाँ से आएगी?
अगर मैं किश्त बंधवा कर भी एसी ले आऊं तो फिर मैं कैसे किश्त भरूंगी? तभी भारती अपनी गरीब बहन गीतू को परेशान देखकर बोली। दीदी, आजकल तो कबाड़ी वालों के पास भी अच्छी अच्छी चीज मिल जाती है। अमीर लोग तो नया खरीद लाते हैं और महंगी चीज भी बेच देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं कबाड़ी में से कोई एसी उठा लाती हूँ। गीतू एसी खरीदने कबाड़ी की दुकान पर चली आई। भैया जी, मुझे कोई सस्ती एसी दिखाइए। गरीब लड़की लगती है, एक काम करता हूँ, ये खटारा वाली एसी थमा देता। इसे क्या पता इसमें क्या डिफॉल्ट है। ये लो बहन जी, ये एकदम बढ़िया एसी है। ये चलती तो है ना? चलती नहीं, दौड़ती है। एकदम धूम मचा देगी ठंडी हवा की। 1000 रुपए की लगेगी। अब जल्दी से ले लो। लेकिन मेरे पास बस 800 ही है। चलेगा चलेगा, दे दो। गीतू खुशी से वो एसी घर लाकर सबको चलाकर दिखाती है। माँ, पिताजी देखो, आपकी गरीब बेटी एसी खरीद कर लाई है 800 में। अब हमें गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। मगर ये चल क्यों नहीं रही? 800 में कोई एसी देता है भला क्या? पैसे फंसा कर आई है जाकर। सब मुंह बनाकर सो जाते हैं और गीतू पेड़ के पास आकर रोने लगी। मेरे प्यारे आम के पेड़, वो कबाड़ी वाला मुझ गरीब के पैसे खा गया। ये एसी चल भी नहीं रही। मुश्किल से 1-1 रुपया इकट्ठा किया था। गीतू को रोते देखकर पेड़ बोलने लग जाता है। गीतू, तुम रो रही हो? रो मत, मैं तुम्हारी एसी को जादुई एसी बना देता हूँ। क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? तभी पेड़ जादू करता है और जमीन पर ढेर सारे घास उगाते हैं जो बहुत चमक रही थी। गीतू, इस जादुई घास को मैंने अपनी शक्ति से उगाया है। इसे एसी में लगा दो, ये एसी जादुई हो जाएगी। गीतू बिल्कुल वैसा ही करती है। तभी घास का एसी बनकर पूरा होते ही सुनहरी चमक से भरकर चल पड़ता है और पूरे घर को बर्फ के जितना ठंडा कर देता है। माँ, पिताजी, भारती देखो, एसी चलने लगी। पूरा गरीब परिवार घास के एसी को चलते देखकर चौंक जाते हैं। अरे देखो चंदा, हमारी बिटिया ने घास की एसी बनाई है। हाँ जी, लेकिन ये घास की एसी कैसे चल रही है? ये एसी कूलर तो बिजली से चलते हैं। तभी जादुई घास एसी के आंख कान मुंह बन जाता है। एसी इठलाकर बोला, क्योंकि मैं जादुई घास का एसी जो हूँ। ये लो, जी भर के खूब ठंडी हवा खाओ। अरे वाह दीदी, क्या धांसू एसी बनाई है। हम गरीबों जैसे घास की एसी है। एसी तो बड़े बड़े अमीरों के घर में भी नहीं होगी। अब हम गर्मी में एसी की ठंडी हवा में सोएंगे। तभी चंदा रोते हुए बोली, बिटिया, अगर दिन भर इस एसी की ठंडक में ही सोते रहेंगे तो कमाएगा कौन? बगैर खून पसीना बहाए पैसे थोड़ी मिलता है। ये कहते हुए चंदा रोने लगती है। तभी जादुई घास एसी में से ठंडी हवा के साथ नोट बरसने लगते हैं। लूट लो, लूट लो, जितने चाहिए लूट लो। देख क्या रही हो? अरे रामा, ये जादुई घास की एसी तो लक्ष्मी मैया का रूप है। चंदा देख, कैसे करारे करारे नोट दे रहा है ये एसी। क्योंकि मैं कोई मामूली एसी नहीं बल्कि जादुई घास का एसी हूँ। मैं तुम्हें हीरे जवाहरात सोना चांदी सब दे सकता हूँ। एसी के इस कथन को सुनकर गीतू ने उसे आजमाया। अगर ऐसा है तो हमें सोने चांदी के सिक्के देकर दिखाओ। तभी एक सुनहरी चमक के साथ जादुई घास एसी में से सोने चांदी के ढेर सारे सिक्कों की बारिश बरसने लगी। तुम तो सच में जादुई एसी हो। माँ, अब आपको उस जमींदार की गुलामी करने की जरूरत नहीं। अब हमारे पास जादुई घास का एसी है। दोनों मियाँ बीबी खुशी से फूट फूट कर रोए। चंदा देखो, अब हमें और दुख नहीं काटना पड़ेगा। न किसी की ये गालियां खाकर गुलामी करनी होगी। ये जादुई घास की एसी हमें बंधुआई से छुटकारा दिलाने आई है हमारे घर। जाओ सत्यकाम, इन सिक्कों से कर्ज चुका दो। सत्यकाम ने जादुई घास एसी से मिले सिक्कों को बेचकर सबका कर्जा भर दिया और उसने पंखा, कूलर, एसी की अपनी दुकान खोली, जिससे गरीब भी कम दाम पर एसी खरीद सके। उस गरीब बेटी के बनाई जादुई घास एसी ने उसके गरीब परिवार का भाग्य बदल दिया। गरीब चाची के घर अमीर भतीजी लाई इफ्तारी। या अल्लाह, आज तो इस कमबख्त चूल्हे ने नाक में दम कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हा ना होकर धुएं की चिमनी हो। अपनी चाची को इस तरह से धुएं में परेशान देखकर जोया आकर कहती है, लाइए चाची माँ, आज हम आपको रोटियां बनाकर खिलाते हैं। अरे नहीं जोया, मैं बना लूंगी। मैं नहीं चाहती कि इस चूल्हे के धुएं से मेरी हूर सी भतीजी का चेहरा काला पड़े। इतने में जोया का चाचा अनवर सिर से पांव तक मिट्टी में सना हुआ घर लौट आता है। उसके हाथों में एक छोटी सी थैली थी जिससे चाशनी टपक रही थी। उफ, अरे थैली में से ये क्या टपक रहा है?
अरे माफ करना बेगम, मैं तो भूल गया था। मैं जोया बिटिया के लिए उसके मनपसंद की रस भरी इमरती लाया हूँ। इमरती का नाम सुनते ही 24 साल की जोया किसी बच्चे की तरह उतावली जताते हुए बोली, क्या सचमुच चाचा जान आप मेरी मनपसंद की इमरती लाए हैं? मेरे मुंह में तो पानी आने वाला था, मगर मैंने किसी तरह खुद को रोक लिया। हम सब साथ में इसे इफ्तार में खाएंगे। अरे नहीं बिटिया, मैं जरा सी ही इमरती लाया हूँ, तू खा ले। मुझे और तेरी चाची को मीठे से खास मोहब्बत नहीं है ना बेगम? जी बेशक। असल में इमरती खाने का मरियम और अनवर का भी बड़ा मन था, मगर दोनों अपना मन मार लेते हैं। बचपन की दुर्घटना में जोया के माता पिता स्वर्ग से धार गई, जिसके बाद से जोया के चाचा चाची ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। उसके प्यार में कोई कमी न हो, इसलिए दोनों ने खुद की अपनी औलाद भी नहीं की। अनवर की माली हालत कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं थी। बस उसके पुश्तों का छोड़ा गया सालों पुराना एक कमरे का कच्चा घर और खेती करने के लिए जमीन का एक छोटा सा हिस्सा, जिस पर थोड़ी बहुत खेती करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का गुजारा चल रहा था। या खुदा, कढ़ाई में जरा सी सब्जी है। खैर, नमक प्याज रोटी से ही इफ्तार कर लेंगे। सब्जी सोया को दे देती हूँ। मरियम 3 थाली लगा ले आती है। अरे ये क्या, चाची माँ मेरी थाली में सब्जी, आप दोनों क्या खाएंगे? तभी अनवर अपने गमों को छुपाता हुआ झूठी मुस्कुराहट से बोला, अरे सब्जी की क्या जरूरत, आज तो मैं नून तिल से रोटी ही चटकारे लेकर खाऊंगा। ये कहते हुए गरीब अनवर नमक तेल लगी रोटी काट काट कर खाने लगता है। अपनी गरीब चाचा चाची का ऐसा दुख देखकर जोया का कलेजा कचोट पड़ता है, वो रो पड़ती है। चाची माँ, चाचा जान, चलिए इन सब्जी में से खाइए। अरे इतनी थोड़ी खाऊंगी मैं। जोया के गरीब चाचा चाची को उसे जितना प्यार था उतना ही स्नेह उसे भी था। यूं ही दिन गुजरते हैं। सुनो जी, हमारी जोया अब सयानी हो गई है, हमें इसके निकाह के बारे में सोचना चाहिए। जोया, भाई और भाभी की अमानत है हम पर। मरियम, मैं तो दिन रात अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ कि मेरी भतीजी को अच्छा घर मिले। अनवर जोया के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है, जो कि अमीर खानदान में हिना के बेटे से लग जाती है। अब शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अनवर, अभी तक जोया के निकाह का जोड़ा नहीं सिलाया। 2 रोज बाद उसकी रुखसती है। जानता हूँ बेगम, मगर जितना कर्ज लिया था वो खर्चा हो गया। मैंने तुमसे एक बात भी छिपाई है, मैंने अपनी जमीन बेच दी। क्या जमीन बेच दी? उसी से तो फकत अभी तक हमारी रोजी रोटी चल रही थी। अब क्या करेंगे आगे? अल्लाह मियाँ बैठा है ना रोटी देने वाला। मरियम, कुछ तो कर लूंगा, लेकिन जोया हमारी इकलौती भतीजी है, उसका निकाह अच्छे से घर में हो जाए ताकि मन में कोई मलाल ना हो। जोया के गरीब चाचा चाची उसकी शादी के लिए अपनी खेती बाड़ी बेचकर उसकी विदाई करते हैं। चाचा चाची माँ, जा मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे दोनों जहां की खुशियों और नेमतों से नवाजे। जोया अपने गरीब चाचा चाची के घर को छोड़कर अपने अमीर ससुराल में आ जाती है, जहां उसके सास ससुर नंद जेठानी से भरा पूरा परिवार मिलता है, जहां सास हिना उसका स्वागत करती है। माशा अल्लाह, कितनी खूबसूरत बीवी है हमारे मुराद की। एकदम सही फरमाया आपने अम्मी, भाई की तो किस्मत खुल गई। चलो देवरानी जी, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। जोया की जेठानी आलिया उसे कमरे में ले आती है, जो कि बहुत ही बड़ा और आलीशान था। वल्ला, इस कमरे से भी छोटा तो हमारे चाचा चाची माँ का घर था। यहाँ तो हर शान और शौकत है। अगले दिन जोया नहा धोकर पहली रसोई करने आती है। अस्सलाम वालेकुम अबू जान। खुश रहो बहू बेगम। अम्मी जान, खाने में क्या बनाना है? अरे बहू, तुम क्यों खाना बनाओगी? उसके लिए नौकर चाकर है ना, मगर हम सभी तुम्हारे हाथों का शाही टुकड़ा खाना चाहेंगे। जी अच्छा। जोया जैसे ससुराल के ऐशो आराम भरे किचन में कदम रखती है तो नम आंखों से निहारती रह जाती है। उसकी आंखों के आगे अपनी चाची का धुएं में चूल्हा फूंकना याद आ जाता है। या खुदा, हमारा ससुराल कितना रईस है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जन्नत में आ गए हैं। मगर हमारी गरीब चाची माँ आज भी गीली लकड़ियों से चूल्हा चलाती होंगी। आंखों ही आंखों में जोया का उसके ससुराल में 1 साल गुजर जाता है और रमजान का महीना शुरू हो जाता है, जहां वो अपने अमीर ससुराल वालों के साथ दावतों भरी दस्तरखान पर बहुत कुछ खाती है, तो वहीं उसके गरीब चाचा चाची के हालत गरीब बदहाली में कट रहे थे। अरे क्या हुआ मरियम बेगम, अभी तक खाना नहीं लाई? मैं वजू करके कब का बैठा हुआ हूँ।
जी लाई। मरियम कुछ रोटियां रखकर नमक मिर्च के साथ लाती है। जी बस यही है खाने में, रूखा सूखा है खाने में। जाने अल्लाह हमारे दिन कब बदलेगा। बाकी दिन भी रूखा सूखा खाते हैं और रोजे में भी रूखा सूखा खाकर काटना पड़ रहा है। मरियम, अल्लाह ने जो दिया है उसे सिर माथे लगाकर खाओ। बेचारे गरीब शौहर बेगम एक दूसरे को निवाला खिलाकर गम बांटते हैं। कंगाली इतनी थी कि दोनों पानी से सहरी करके भूखे पेट कड़ी धूप में भट्टी पर काम करते हैं और यूं ही दिन गुजरते गए। बेगम, अल्लाह के करम से इतने पैसे जुड़ गए, कल जोया के ससुराल इफ्तार दे आते हैं। दोनों खुद पर दुख उठाकर जोया और उसके ससुराल वालों के लिए कपड़े, फल, मिठाई के साथ इफ्तार लेके जाते हैं। अरे समधी साईं, आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम समधी जी, ये आप सबके लिए हमारी ओर से इफ्तार का छोटा सा नजराना। तभी महंगा सा जोड़ा पहने हुए जोया आकर अपने चाचा चाची के गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। चाची माँ, चाचा जी, कैसे हैं आप? गरीबी और गमों भरे हालातों को छुपाते हुए दोनों झूठ बोलते हैं। हम अच्छे से हैं। अरे बच्ची, तू खुश तो है? जी चाचा, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सभी हमारे साथ बहुत ही अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है जो तुझे इतना मोहब्बत भरा ससुराल मिला है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। अरे भाई जान, अभी तो आए हैं, अभी ही जा रहे हैं। थोड़ी देर में इफ्तार का समय हो जाएगा। इफ्तार की दावत खाकर जाइएगा। नहीं आपा, हमारे यहाँ बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते। हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। उनके जाने के बाद जोया की नंद ने कहा, अम्मी, आपने गौर फरमाया भाभी जान के चाचा चाची काफी कमजोर से लग रहे थे और कुछ परेशान भी थे। नाजिमा, लाजमी है कि वो कुछ परेशानी में है। बहू, तेरे चाचा चाची बहुत ही खुददार हैं। ऐसे तो वो हमारी मदद लेंगे नहीं। एक काम कर, तू भी उनके लिए इफ्तारी लेके जा, इन्हें अच्छा लगेगा। जोया के ससुराल वाले बहुत ही खुशियों के साथ उसके गरीब चाचा चाची के लिए इफ्तार की तैयारी में टोकरे भर फल, मिठाइयाँ, बहुत सी चीजें करते हैं। 2 दिन बाद जोया अपने गरीब चाचा चाची के घर पहुंचती है। किस्मत तो देखो, उस इफ्तारी की शाम उनके घर में रोटी के लिए भी जखना लगा हुआ था। तभी कुछ लोग अलमारी, कुर्सी, फ्रिज, पलंग इत्यादि अंदर लाते हैं। ये सब किसका सामान उतरकर हमारे घर आ रहा है? जोया, तू मेरी बच्ची? अस्सलाम वालेकुम चाची माँ, क्या बात है? इफ्तार का समय हो गया और आप दोनों ऐसे बैठे हैं? हम इफ्तार करने ही जा रहे थे। तो चलिए, मैं थाली लगाकर लाती हूँ। हम तीनों चाचा चाची भतीजी एक साथ इफ्तार करेंगे। जोया जैसे ही चूल्हे के पास जाकर देखती है तो सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। चाचा चाची, इस घर से मेरी रुखसती क्या हुई? आप दोनों ने मुझे इतना पराया कर दिया कि ये तक भी ना बताया कि आप दोनों किन हालातों से गुजर रहे हैं। मेरी बच्ची, इस घर में क्या तूने कम गमजादगी उठाई थी? चाचा चाची माँ, आप दोनों ने भी तो मेरे लिए कितनी कुर्बानी दी, कितनी मेहनत मशक्कत की और मुझे शहजादी जैसा पाला पोसा। अब मेरी बारी है। इसके बाद जोया खुद अपने हाथों से इफ्तार में बहुत कुछ बनाती है। इफ्तार की दावत देखकर उसके चाचा चाची पेट भरकर खाते हैं। आज एक अरसे बाद ऐसी इफ्तारी नसीब हुई है, वरना तो सालों से गरीबी में रूखे सूखे से रमजान के रोजे कट रहे थे। मैं यहाँ आप दोनों को सिर्फ इफ्तार देने नहीं आई, बल्कि ईद पर आपको मेरे यहाँ आना है और ये अम्मी अब्बू का हुक्म है। हम आएंगे बिटिया, जरूर आएंगे। जोया के गरीब चाचा चाची ईद के दिन उसके घर आते हैं, जहां उनका खूब स्वागत होता है और सभी साथ मिलजुल कर ईद मनाते हैं।